Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think we'll be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपने 6 चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे वो हमने डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे और किन मेथड के थ्रू हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं और डिनाउंस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अपने सेकंड पार्ट में आगे जो भी इससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा प्रोविज़न है वो हम देखेंगे। तो देखिए, इंडिया के अंदर बात की गई है सिंगल सिटीजनशिप के बारे में, यानी इंडिया जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करता लाइक यूएसए के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप है। एक तो अलग से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है यूनियन की, और एक होती है स्टेट की। तो यहाँ पर जो है यूएसए के अंदर डबल सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है। यहाँ पर जो है स्टेट की अलग से कोई भी सेपरेट जो सिटीजनशिप है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। यहाँ पर ओनली यूनियन के द्वारा जो ओनली इंडियन सिटीजनशिप है वो प्रोवाइड की जाती है। तो यूएसए और स्विट्जरलैंड की बात करें तो 2 फेडरल स्टेट हैं जहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। बात करते हैं यूएसए के बारे में। देखिए, यूएसए के अंदर जो है ड्यूअल सिटीजनशिप के अंदर ये होता है कि फर्स्ट जो काफ़ी सारे राइट हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से अपने सिटीजन को काफ़ी सारे राइट जो हैं वो प्रोवाइड करवाती है। इससे क्या हो जाता है कि काफ़ी सारी डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस हो जाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और हमारी कंट्री तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, अगर वहाँ पर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा लोगों के बीच में, राइट टू वोट किसको देना है किसको नहीं देना, अपने किस स्टेट में जो है मतलब हमें जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो देने हैं, या काफ़ी सारे जो प्रोफेशन है वो सिर्फ हम अपने स्टेट के जो लोग हैं उनको प्रेफर करेंगे, दूसरे स्टेट के लोगों को मौका नहीं देंगे। तो इस तरह की काफ़ी सारे जो प्रोविज़न हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं बीच में, और जिनकी वजह से लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने जो है सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न यहाँ पर किया। वहाँ पर जो है ड्यूअल सिटीजनशिप को अवॉइड किया गया ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम जो है हमारी कंट्री के अंदर अराइज ना हो। तो देखिए, इंडिया के अंदर ये हमने देख लिया कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इसलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है सिंगल सिटीजनशिप को, ताकि सभी को सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट जो है हर एक सिटीजन को दिए जा सके। लेकिन हालांकि यहाँ पे कुछ प्रोविज़न भी किए गए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ न कुछ डिस्क्रिमिनेशन के अंश जो है आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ आर्टिकल आप देख सकते हैं, जैसे अंडर आर्टिकल 16 के अंदर देखिए, आर्टिकल 16 के अंदर एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। लेकिन हालांकि यहाँ पर जो है पार्लियामेंट ने एक एक एक्ट पास किया था, पार्लियामेंट एनेक्टेड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज एंड रेजिस्टेंस एक्ट 1957। इसके अंदर जो है गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया गया था। किसके लिए पास किया था? ये पास किया था आंध्र प्रदेश, हिमाचल और इसके साथ साथ मणिपुर एंड त्रिपुरा, इन 4 स्टेट के लिए पास किया था। वो भी नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए, कि आप जो है अपने रेजिडेंट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपने जो है कोई भी पोस्ट निकालनी है तो आप अपनी कंट्री की, अपने जो स्टेट के अंदर जो भी रेजिडेंट है, स्टेट के जो रेजिडेंट है उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं उनके अंदर। तो वहाँ पर जो है रेजिडेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो इन स्टेट की मानी जाती थी। लेकिन ये एक्ट जो है 1974 में क्या हो गया था, एक्सपायर हो गया था। उसके बाद जो है यहाँ पर ये प्रोविज़न नहीं लगते। अभी जो प्रोविज़न लग रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, बाकी सब के लिए ये प्रोविज़न जो है वो ख़त्म किए जा चुके हैं। बात करते हैं अब आर्टिकल 15 के अंदर। तो देखिए, आर्टिकल 15 के अंदर बात की गई है किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन यहाँ पर रेजिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस के बेस पर कोई भी यहाँ पर प्रोविज़न नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है अपने स्टेट के हिसाब से, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ के हिसाब से अगर आप कुछ अलग से प्रोविज़न करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एक जो है पोस्ट वगैरह जब निकलते हैं, या फिर कोई भी मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर आपने एडमिशन कराना है तो वहाँ पर आपको जो है फ़ी में कंसेशन दे दी जाती है। तो इस तरीके के जो है प्रोविज़न वहाँ पर हो जाते हैं। जबकि अदर स्टेट से अगर बिलोंग करता है तो उससे जो है थोड़ा हाईली चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके के प्रोविज़न जो है यहाँ पर किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो है ओनली 5 ग्राउंड्स जो मेंशन किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रेजिडेंस का ग्राउंड नहीं है, तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है कहीं कहीं पर फॉलो किया जा सकता है।
तो देखिए आगे है आर्टिकल 19 के अंदर। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेजिडेंट की बात की गई है कि आप किसी भी एरिया के अंदर मूव कर सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन है किन के अंदर, शेड्यूल्ड एरिया के अंदर। यानी आप जो शेड्यूल्ड एरिया है उनके अंदर जो आप मूवमेंट करना और उनके अंदर रेजिस्टेंस बनाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल किया गया है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर आउटसाइडर को एंटर नहीं करने दिया जाता, क्योंकि इससे जो है ट्राइबल जो पीपल हैं उनका कल्चर, उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनका जो कल्चर होता है, उनकी लैंग्वेज, कस्टम्स, ये सभी जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, उनके ट्रेडिशन इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए जो है उनको अवॉइड किया जाता है कि आप जो आउटसाइडर पीपल हैं वो ट्राइबल एरिया के अंदर, जो शेड्यूल एरिया है उनके अंदर नहीं जा सकते। तो इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन की जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। आगे बात करते हैं, एक और प्रोविज़न है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था टिल 2019 तक, यानी 2019 तक था ये, उसके बाद इसको अलग कर दिया गया। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी काफ़ी सारा जो है अलग तरीके का एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो है इस स्टेट को दिया हुआ था, जिसके अंदर जो है वहाँ के जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है रेजिडेंट है उनको डिफाइन किया गया था कि कौन लोग वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं, किनको उनको जो है स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस जो भी दिए जाते थे उनके बारे में भी इसके अंदर मेंशन किया हुआ था। जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो भी स्पेशल आर्टिकल और जो भी एक्ट बनाए गए थे उनके अंदर इसके लिए भी मेंशन किया हुआ था। एम्प्लॉयमेंट जो दिया जाता था स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ही दिया जाता था, अलग से लोगों को नहीं दिया जाता था। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको जो रेजिडेंट हैं वही खरीद सकते थे, कोई आउटसाइडर नहीं खरीद सकता था। सेटलमेंट इन स्टेट के अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है, वहाँ पर सेटल होना है, वहाँ के आप जो है अलग से सिटीजन नहीं बन सकते थे, जम्मू एंड कश्मीर की सिटीजनशिप आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ अगर स्कॉलरशिप देनी है और कोई भी जो है अदर टाइप ऑफ फॉर्म जो है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो वो आउटसाइडर को अलाउड नहीं होता था, वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के जो परमानेंट जो रेजिडेंट होते थे उनको ही अलाउ किया जाता था। तो ये प्रोविज़न सारे किसके अंदर किए गए थे? ये जो आर्टिकल 35A है उसके अंदर किए गए थे। ये आर्टिकल 35A के अंदर जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन था, उसके अंदर किए गए थे। और इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ था 1954 के अंदर, उसके अंदर जो है ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आर्टिकल जो है आता है आर्टिकल 370 के अंदर। आर्टिकल 370 के द्वारा क्या किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल जो स्टेटस का दर्जा दिया गया था, जिसको अब जो है 2019 के अंदर क्या कर दिया गया है, रिवोक कर दिया गया है। मतलब इसका जो स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है उसको अबॉलिश कर दिया गया है बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 के अंदर हटा दिया गया है। और ये जो दोनों के दोनों जो आर्टिकल है वहाँ पर क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और अब जो उसका स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है वो भी ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ के आप रेजिडेंट जो है वो बन सकते हैं। देखिए जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो है वो कनाडा का जो मॉडल है वो फॉलो किया गया है कि जैसे कनाडा के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर भी सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। तो ये हम देख चुके हैं कि कुछ एक जगह जो है डिस्क्रिमिनेशन वाली सिचुएशन है, थोड़ा बहुत जो है वो ज़रूरी है उन कुछ चीज़ों को हमें एक्वायर करने के लिए और कुछ कमियों को पूरा करने के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन भी कुछ हद तक ज़रूरी है, ताकि कास्ट के बेस पर, सेक्स के बेस पर, जैसे पिछले टाइम पर जो है वीमेंस के साथ और जो डाउन ट्रेडन जो सेक्शन है सोसाइटी का, जिनको शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड एरिया के ट्राइब्स के अंदर डिवाइड किया गया, तो उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके थे। तो उनके लिए अलग से प्रोविज़न किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि उनको जो है बाकी जो पूरी की पूरी सोसाइटी है उनके इक्वल और पैरेलल जो है उनको एस्टेब्लिश किया जा सके। तो इसलिए इस तरीके के कुछ प्रोविज़न किए गए हैं जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर जो है एक सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, जिसके द्वारा सभी को यूनिफॉर्म राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। और यही जो हमारे फाउंडिंग जो फादर हैं उनका मेन गोल भी था कि हम क्या करेंगे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के बीच में ना करे और सबको जो है यूनिफॉर्म राइट्स जो है वो अवेलेबल हों। अब बात करते हैं, देखिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में, यानी जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं जो बाहर कंट्रीज़ के अंदर, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं, उनसे हमें कैसे डील करना है। तो उसके लिए जो है क्या किया गया कि सितंबर 2000 के अंदर एक जो है कमेटी सेटअप की गई, हाई लेवल कमेटी सेटअप की गई, जो कि इंडियन डायस्पोरा जो है उसके साथ हमें कैसा रिलेशनशिप बनाना है, उससे रिलेटेड कि हमारा जो है इंडियन डायस्पोरा के साथ किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए, उसके ऊपर स्टडी करने से ये जो है सेटअप की गई से रिलेटेड, ताकि वो अपने रिकमेंडेशन दे कि हमें उनसे कैसे डील करना है। तो इसके चेयरमैन थे LM सिंघवी, इसकी जो चेयरमैन है वो LM सिंघवी है, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी जनवरी 2002 के अंदर।
और इन्होंने काफ़ी रिकमेंडेशन दी थी। उसके हिसाब से जो है सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है उसके अंदर क्या किए गए, काफ़ी सारे जो है अमेंडमेंट की गई, और POI यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इससे रिलेटेड जो है काफ़ी सारे प्रोविज़न यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2003 जो लेके आया गया, जिसके अंदर क्या किया गया कि जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड जो है प्रोविज़न बनाए गए बाय द PIOs ऑफ 16 स्पेसिफाइड कंट्री अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर कुछ जो 16 कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये प्रोविज़न बनाए गए कि हम जो है इंडियन जो ओरिजिन के जो लोग हैं जो बाहर दूसरी इन 16 कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं, तो उनको हम एक तरीके से काफ़ी सारे जो बेनिफिट हैं जो सिटीजनशिप को जो हमारे कंट्री के जो सिटीज़न हैं उनको दिए जाते हैं, तो उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाए जा सकें। तो इनके अंदर जो है कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए गए। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए जो कॉमनवेल्थ की जो सिटीजनशिप थी, जिसके बारे में हमने पीछे भी बात की थी, जो कॉमनवेल्थ की जो सिटीजनशिप थी उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू 2003 के, जो कि 1950 के अंदर कॉमनवेल्थ की सिटीजनशिप भी आप ले सकते थे, तो उसको जो है उसका प्रोविज़न तो जो यहाँ पर था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब देखिए दोबारा से इस एक्ट को अमेंड किया गया 2005 के अंदर। 2003 के बाद डायरेक्ट इसको जो है फिर से अमेंड किया गया। उसके अंदर क्या गया, इसका स्कोप बढ़ा दिया गया बाकी कंट्रीज़ के लिए भी। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर बाकी जो कंट्री हैं, सारी की सारी जितनी भी कंट्री है, ऑल कंट्रीज़ जहाँ जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा रहता है, उन सभी कंट्रीज़ के लिए इसको क्या कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया, इसका स्कोप जो है उसको बढ़ा दिया गया। अब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए क्यों किया गया इस तरीके का प्रोविज़न, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो है डिस्प्यूट इनके बीच में चलते रहते थे, दोनों कंट्री के बीच में जब डिवीज़न हुआ था, तो इस वजह से काफ़ी सारे कम्युनल क्लैसेस भी होते रहते थे, और इसकी वजह से जो है काफ़ी कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया जाता था। तो इस वजह से इंडिया ने जो है इन दोनों कंट्रीज़ को अवॉइड किया था उस टाइम पर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोविज़न जो हैं यहाँ पर इन दोनों कंट्री के लिए डिस्क्रिमिनेटरी भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक तरीके से ये डुअल सिटीजनशिप की तरह भी काम करती है OCI जो है, क्योंकि एक साथ वो दूसरी कंट्री के अंदर भी जो है वो उनकी सिटीजनशिप होती है, और हमारी कंट्री के अंदर भी जो है उसको क्या दिया जाता है, कुछ एक स्पेशल प्रोविज़न दे दिए जाते हैं जो कि सिटीजन के पास अवेलेबल होते हैं। तो देखिए कि फिर भी इसको जो है ड्यूअल सिटीजनशिप हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी कंट्री है वो ड्यूअल सिटीजनशिप की बात नहीं करती। यहाँ पर सिर्फ OCI को कुछ स्पेशल प्रोविज़न दे दिए जाते हैं ताकि जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ हम क्या कर सके, कहीं ना कहीं लिंक रह सके, और वो हमारी जो कंट्री के वेलफेयर के लिए, उनके लोगों के लिए भी काम करते रहें दूसरी कंट्री के अंदर रहकर भी। तो ये आर्टिकल 9 के अंदर ये प्रोविज़न है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इसको एक तरीके से ड्यूअल सिटीजनशिप के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा, इसको जस्ट एज ए आप स्पेशल जो ट्रीटमेंट होता है, स्पेशल ट्रीटमेंट देना किसी को, इंडियन ओरिजिन के जो पीपल हैं उनको, तो वो बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 9 के अंदर ये मेंशन किया हुआ है। तो देखिए दोबारा से जो सिटीजनशिप एक्ट है उसको 2015 के अंदर दोबारा से अमेंडमेंट किया गया। अब ये अमेंडमेंट क्यों किया गया, क्योंकि जो हमारा जो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल एक्ट था जो 1955 वाला जो एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट, उसके अंदर क्या था कि उस टाइम पर PIO कार्ड और OCI कार्ड दो तरीके की स्कीम थी। अब इनको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अब इसके 2015 के अंदर इसको मर्ज करके एक ही स्कीम बना दी गई, जिसका नाम दे दिया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, यानी PIO को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है इसको ये कार्ड जो स्कीम है इसके लिए अलग से प्रोविज़न थे। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इनके लिए जो दोनों स्कीम थी उनको मर्ज करके अलग से स्कीम बना दिया। अब देखिए PIO जो कार्ड स्कीम है ये स्टार्ट की गई थी 19 अगस्त 2002 के अंदर, और जो OCI कार्ड स्कीम है ये 2005 के अंदर स्टार्ट की गई थी। 2 दिसंबर 2005 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, और बाद में जो है 15 के अंदर इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, क्योंकि OCI जो है वो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर था OCI कार्ड, और POI को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, वो इतना ज़्यादा फेवर नहीं किया जाता था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इसलिए जो है इसको क्या कर दिया गया, PIO को OCI के साथ मर्ज कर दिया गया, और अलग से जो है 2015 के अंदर अलग से एक जो है स्कीम स्टार्ट की गई, जिसके नाम दे दिया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया है, और ये एक्ट 2015 के अंदर किया गया, और PIO जो है एक तरीके से इस स्कीम को हटाकर इसकी जगह जो है हमने क्या कर दिया, OCI कार्ड होल्डर के अंदर इनको काउंट किया जाने लगा फ्रॉम 9 जनवरी 2015 से ऑनवर्ड। तो ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि जो ओवरसीज़ जो सिटीज़न ऑफ इंडिया थे OCI
उसको मर्ज करने के बाद उसको रिप्लेस कर दिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के साथ। इसके कुछ प्रोविज़न जो है यहाँ पर दिए गए हैं इनसे रिलेटेड, तो हम इनको एक एक करके देखेंगे अभी। तो देखिए इसकी प्रोविज़न में हम सबसे पहले देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। मतलब जो OCI कार्ड होल्डर के लिए रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न यहाँ पर किए गए हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रजिस्टर कर सकती है ऐसे जो OCI कार्ड होल्डर हैं, जो इसके लिए प्रोविज़न दिए गए हैं कि सबसे पहले कोई भी पर्सन जो कि माइनर नहीं है, यानी फुल एज एंड कैपेसिटी, जो अपनी एज अटेन कर चुका है, वो पर्सन अप्लाई कर सकता है इसके लिए। हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री का सिटीजन है लेकिन कभी ना कभी इंडिया का सिटीजन था, तो वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। जो एक सेकंड इसके लिए दी गई है कि दो ऐसा सिटीज़न जो कि अनदर कंट्री का सिटीज़न है लेकिन जो है वो इंडिया का सिटीज़न बनने के लिए एलिजिबल है, तो ऐसा पर्सन भी क्या कर सकता है, OCI कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ऐसा सिटीज़न जो कि अभी तो किसी दूसरी कंट्री का सिटीज़न है लेकिन कभी ऐसी टेरिटरी से बिलोंग करता था जो कि इंडिया का पार्ट बन गई 15 अगस्त 1947 के बाद। मान लिया पुदुचेरी की जैसे बात करें, सिक्किम की बात करें, गोवा, तो ये जो है बाद में इंडिया का पार्ट बन गई थी, तो अगर उनसे बिलोंग करता है कोई पर्सन तो वो भी जो है इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। और इन सब पर्सन के जो चाइल्ड हैं, ग्रैंड चाइल्ड है और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, ये भी जो है ये जो पर्सन की जो रिक्वायरमेंट बताई गई है, अगर उनका कोई भी चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है ऐसे पर्सन का, तो वो भी जो है OCI कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिए इसमें आगे बात की गई है एक पर्सन जो कि माइनर चाइल्ड है, ये हमने बताई दिया कि जो माइनर चाइल्ड है जो कि मेंशन किया गया है क्लोज ए के अंदर, अगर उनका कोई भी माइनर चाइल्ड है तो वो भी OCI कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। एक पर्सन जो कि माइनर चाइल्ड है हुज बोथ पेरेंट्स, जिसके दोनों पेरेंट्स जो है तो सिटीज़न है या फिर उनमें से एक पेरेंट जो है वो सिटीज़न है, वो भी अप्लाई कर सकता है। या फिर कोई भी इंडियन सिटीज़न रहा है पहले लेकिन उसका जो है स्पाउस वो फॉरेन ओरिजिन का है, तो वो भी OCI कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन ऐसे केस में अगर जो है जो इंडियन ओरिजिन का जो पर्सन है, अगर वो अपना OCI कार्ड की जो OCI कार्ड की जो मेंबरशिप है अगर वो उससे डिनाउंस करता है, अगर उसको वो छोड़ देता है, तो जो फॉरेनर ओरिजिन का जो उसका स्पाउस है उसकी भी जो है वो अपने आप से डिनाउंस हो जाती है और उसके चिल्ड्रन के लिए भी। तो ये कंटिन्यूस तो ये लगभग, लेकिन इनकी जो मैरिज है ना कम से कम जो है 2 ईयर्स तक कंटिन्यू जरूर होनी चाहिए। जब से इन्होंने अप्लाई किया उससे कम से कम इमीडिएट 2 ईयर्स पहले की कम से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अभी मैरिज की और आप जो है जो अगर अभी OCI कार्ड ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। कम से कम 2 ईयर्स जो है कंटिन्यूएशन में जो आपका मैरिज का पीरियड होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक प्रोविज़न किया गया है, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया गया था कि अगर कोई भी जो पर्सन है पाकिस्तान और इन बांग्लादेश से बिलोंग करता है, चाहे वो कोई भी क्वालिफिकेशन पूरी करता है या उसका कोई भी चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है या ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड फादर्स हैं, तो ये जो है इसके लिए OCI के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये इसको एलिजिबिलिटी से बाहर रखा गया है। कोई भी पर्सन जो है पाकिस्तान बांग्लादेश से इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि किस टाइम से डेट इसके अंदर जो है स्पेसिफाई की जाएगी इस गवर्नमेंट के द्वारा कि वो कब से जो है ये प्रोसेसर को, ये जो पर्सन है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा या उसको जो है समझा जाएगा डीम्ड टू बी एन OCI सिटीजन। तो इस तरीके से इसको OCI कार्ड होल्डर जो है कब से उसको माना जाएगा, तो ये डेट भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अगर लगती हैं इन प्रोविज़न के अलावा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी समझती है कि कुछ भी मतलब ऐसा उनको लगता है कि कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस के अंदर किसी व्यक्ति को कोई भी ये OCI कार्ड जो है वो दिया जा सकता है, तो वो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी किसी व्यक्ति को ये कार्ड प्रोवाइड करवा सकती है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के आधार पर। अब बात करते हैं सेकंड, कन्फर्मेंट ऑफ राइट। ये राइट क्या है और OCI जो कार्ड होल्डर हैं उनके राइट्स क्या हैं। देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टाइम टू टाइम
जो भी राइट डिसाइड किए जाते हैं या जो भी लॉ वगैरह पास कर दिए जाते हैं, जो भी उनके लिए स्पेसिफिक नोटिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सारे के सारे राइट इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद इसके अलावा और कौन कौन से राइट जो है वो दिए जाते हैं, तो देखिए इसके अंदर कुछ एक राइट हैं जो OCI कार्ड होल्डर को नहीं दिए जाते, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का राइट नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में लोग खुद ही पहले से ही इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बाकी लोगों के लिए कहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ साथ जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो लड़ने के लिए भी एलिजिबल नहीं होता, और ना ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो लड़ सकता है, ना ही जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ना ही इसके साथ साथ जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए वो एलिजिबल है। तो ये सारे राइट उसको नहीं है। ना ही जो है वो वोटर के रूप में रजिस्टर हो सकता है, मतलब वो वोटिंग नहीं कर सकता, ना ही वो एलिजिबल है मेंबर बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए, और ना ही जो है स्टेट असेंबली और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके लिए भी ये एलिजिबल नहीं है। कुछ एक पोस्ट हैं जैसे कि हमारी सिविल सर्विसेज की यानी पब्लिक सर्विसेज की जो पोस्ट होती हैं उनके लिए भी इनको एलिजिबल नहीं माना जाता, एक्सेप्ट कि कुछ एक पोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई ना कर दी जाए, उनको छोड़कर बाकी किसी भी पब्लिक पोस्ट के लिए इनको, पब्लिक सर्विस के लिए इनको नहीं अलाउ किया जा सकता। आगे बात करते हैं रिनाउंसिएशन, किस तरीके से इनको छोड़ा जा सकता है, रिनाउंसिएशन कैसे किया जा सकता है। तो देखिए अगर कोई वॉलेंटरली अपना जो है जो भी वॉलेंटरली अगर अपना डिक्लेयर कर देता है कि मैं इस कार्ड को जो होल्डरशिप है वो छोड़ना चाहता हूँ, तो वो भी इसको छोड़ सकता है। तो उसकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जैसे ही उसके अंदर इसको रजिस्टर किया जाता है कि उसने जो है अपना डिक्लेरेशन दिया, उस जैसे ही वो रजिस्टर हो जाएगी उसकी डिक्लेरेशन, तो उसके बेस पर उसकी जो है कार्ड होल्डर के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है वो सीज हो जाएगी उसकी। इसके साथ साथ देखिए अगर जो इंडियन ओरिजिन का जो पर्सन है वो क्या करता है कि अपनी जो भी कार्ड होल्डर की जो उसकी ओवरसीज़ कार्ड होल्डर की जो मेंबरशिप है उसको अगर वो छोड़ देता है, तो उसके साथ साथ जो उसका स्पाउस है जो कि फॉरेन ओरिजिन का है और उसके जो माइनर चाइल्ड है वो भी सभी क्या कर देंगे, उसको लूज़ कर देंगे। तो ओवरसीज़ सिटीजनशिप को का जो कार्ड होल्डिंग है उसको वो सीज कर देंगे। अब बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कैंसिल कर सकती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को। तो इसके लिए जो है अगर मान लिया किसी फ्रॉड तरीके से अगर किसी ने ऑब्टेन किया है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी है, कंसीलमेंट की है किसी भी मटेरियल या फैक्ट की, अगर उसने कुछ तथ्य छुपाए हैं तो उसके बेस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कैंसिल कर सकती है। इसके साथ साथ अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिफेक्शन दिखाया है, मतलब उसने कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना की है, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, इससे इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल किया जाता है। अगर उसने जो है किसी ऐसे मेंबर के साथ जो कि इंडिया का एनिमी है या जिसके साथ इंडिया जो है वॉर के अंदर एंगेज्ड है, अगर उसको अनलॉफुली उसके साथ ट्रेड करता है और उसकी मदद करता है, तो उसकी भी जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर किसी पर्सन को 2 ईयर से ज़्यादा की सेंटेंस हो जाती है जब उसको कार्ड होल्डिंग जब उसको मिली है और उसके विदिन 2 पीरियड के अंदर 2 ईयर के अंदर अगर उसको 2 ईयर्स की मतलब विदिन 5 ईयर के अंदर अगर उसको 2 ईयर्स की सेंटेंस मिल जाती है, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी टर्मिनेट कर लिया जाएगा। अब देखिए अगर जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अगर किसी को जो ये ओवरसीज़ जो कार्ड होल्डिंग है अगर वो देनी है, तो अगर वो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है, उसकी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अगर खतरा है, उसकी सिक्योरिटी को खतरा है, फ्रेंडली रिलेशन के अगर फ्रेंडली रिलेशन जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं फॉरेन कंट्री के साथ, तो उसके लिए भी ये जो है इसको कैंसिल कर सकती है। अगर जिन्होंने मैरिज के बेस पर जिन्होंने लिया है, जैसे कि इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन है वो फॉरेनर से मैरिज कर लेता, तो जैसे ही अगर उनकी मैरिज अगर कट ऑफ हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो जैसे ही मैरिज डिसॉल्व होगी तो उनकी जो कार्ड होल्डिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है लेकिन उसके बाद भी वो अपने जो पार्टनर है उसको छोड़ के कहीं और मैरिज जो है कर लेता है उसी टाइम पीरियड के दौरान, तो उस टाइम पर भी उसकी जो ओवरसीज़ की जो इंडियन सिटीजनशिप है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं कि किस तरीके से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं एनआरआई के बीच में, पीआईओ के बीच में और ओसीआई के बीच में। तो यहाँ पर देख सकते हैं एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। तो कौन जो है इसके लिए एलिजिबल होता है। तो देखिए एक इंडियन एनआरआई क्या होता है, ये तो एक इंडियन सिटीज़न ही होता है जो इंडिया के अंदर इंडिया का ही सिटीज़न है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से जो है किसी फॉरेन कंट्री के अंदर रहता है, लेकिन उसके पास पासपोर्ट जो है
वो इंडिया का कंटेन करता है। अगर बात करें PAIO की, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो देखिए ये जो है इसके एंसेस्टर या वो खुद जो है इंडिया से बिलोंग करता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो दूसरी कंट्री की या नेशनलिटी या सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है और उसके पास फॉरेन जो पासपोर्ट होता है। अगर हम बात करें OCI, तो OCI कार्ड होल्डर, तो देखिए इसको डिफाइन किया गया है हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, कौन कौन इसको एक्वायर कर सकता है। ये हम जो है पीछे देख भी चुके हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, क्योंकि ये इंडिया का सिटीजन होना ही चाहिए, तो इंडिया का सिटीजन ही है। इसके लिए भी कोई एलिजिबिलिटी हम डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है फॉरनर पासपोर्ट जो है ये पहले से होल्ड किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात करें OCI के लिए हम बात करेंगे कि OCI के लिए जो कार्ड होल्डर है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेनली हम ये चीज़ें जो है अपने पिछले पार्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल व्यू हम इसके ऊपर देख लेते हैं। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो कि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस टाइम पर अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के लायक है, या वो उस टाइम पर सिटीजन ऑफ इंडिया था, या वो एलिजिबल था उस टाइम पर सिटीजन बनने के लिए, या फिर जो है वो बिलोंग करता है ऐसी टेरिटरी से जो इंडिया का पार्ट बन चुकी है, या फिर वो ऐसे मतलब किसी पेरेंट का चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है जो कि इंडिया का सिटीजन रह चुका है अगर, तो उससे भी, और ऐसे ही माइनर चाइल्ड है किसी पर्सन के, ये जो ऊपर दिए गए मेंशन किए गए जितने भी पर्सन है, अगर उनके माइनर चाइल्ड है तो वो भी इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, ओवरसीज सिटीजनशिप को। इसके साथ साथ देखिए, ऐसे माइनर चाइल्ड जो कि जिनके पेरेंट्स बोर्न हुए हैं इंडिया के अंदर जिनके पेरेंट्स बोर्न हुए हैं, तो वो भी इसको एक्वायर कर सकते हैं, या फिर वन पेरेंट या दोनों पेरेंट कोई भी एक, या फिर स्पाउस है, जैसे कि स्पाउस के बारे में भी हमने बात की कि अगर इंडियन ओरिजिन का कोई भी स्पाउस है और वो फॉरेनर है, तो वो भी क्या कर सकता है, इसको कार्ड को होल्ड कर सकता है। और इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर दिए गए हैं। लेकिन इसके अंदर बात की गई थी कि कम से कम मैरिज जो है वो 2 ईयर कंप्लीट हो जाने चाहिए इस मैरिज को, तभी वो जो फॉरेनर ओरिजिन वाला है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब देखिए, हाउ कैन वन गेट, कैसे जो है ये जो क्राइटेरिया, ये जो स्टेटस है उसको मिल सकता है। तो NRI के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए भी कुछ नहीं है, इंडिया के अंदर दिया गया है। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो आपको करना पड़ता है। कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो देखिए इसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा OCI ही है। PIO को हम जो है OCI के अंदर मर्ज कर चुके हैं, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो भी है प्रिंट आउट आपको निकालना होता है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना होता है, और इससे रिलेटेड जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो माने जाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स वगैरह, वो सब के सब फोटोग्राफ, जो भी डुप्लीकेट जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो चाहिए, वो सब आपको कहाँ पे सबमिट कराने पड़ते हैं, इंडियन मिशन पोस्ट, जो कि किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जहाँ पर आप रह रहे होते हैं, जहाँ का पासपोर्ट आपके पास है, जिस कंट्री की सिटीजनशिप आपके पास है, तो वहाँ पर जो इंडियन मिशन पोस्ट होगा वहाँ पर ही आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है डिपॉजिट करानी होगी, और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं तो आपको ये सब सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी बात की गई थी, ये आपको करवाने पड़ेंगे जमा कहाँ पर, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO के पास जो है आपको ये डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, और आप जो है OCI कार्ड होल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए फ़ीस क्या लगती है, अगर बात की जाए कि एप्लीकेशन अगर इंडियन पोस्ट के अंदर यानी बाहरी किसी देश के अंदर अगर आपने जमा करानी है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये शायद में भी US$ के अंदर बात की गई है 275, और इंडिया के अंदर अगर बात करें कि अगर वहाँ पर करानी है आपने, तो 15,000 रुपीज़ जो आपको डिपॉजिट कराने होंगे। कौन से नेशनल जो है इनएलिजिबल हैं, तो ये है मैंने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 2 कंट्री जो है इनको बाहर रखा गया है इससे, तो इनको एलिजिबल नहीं माना गया है। क्या क्या बेनिफिट ये ले सकते हैं, तो देखिए NRI जो है वो सभी बेनिफिट ले सकते हैं जो कि एक सिटीजन के पास होते हैं, क्योंकि ये इंडिया के सिटीजन ही हैं। यहाँ पर कोई स्पेशल बेनिफिट इनको नहीं दिए गए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट यहाँ पर मिलते हैं। मल्टी एंट्री लाइफ टाइम वीज़ा यहाँ पर मिलता है, यानी आपको कितनी बार भी आप इंडिया के अंदर घूम सकते हो, कितनी भी लंबे टाइम तक यहाँ पर घूम सकते हो, और यहाँ पर आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन स्पेशल 1-2 कंडीशन के अंदर, वो किस लिए, अगर आप रिसर्च के पर्पज़ से आएँ तो वो पर्पज़ जो आपको मेंशन करना होगा, और इसके लिए आपको जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। बाकी टाइम पर आप जो है फ्रीली यहाँ पर मल्टीपल एंट्री करके कितने भी मतलब आपको लाइफ लॉन्ग वीज़ा जो है यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एग्जम्पशन दे दी जाती है कि आपको जो है FRRO यानी जो फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस है, वहाँ पर जो है आपको बार बार जाकर रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है आप आराम से एक सिटीज़न की तरह आ सकते हो।
जैसे कि एक एनआरआई आता है। तो यहाँ पर जो आपको राइट्स दिए गए हैं एनआरआई के पैरेलल आपको राइट दिए गए हैं इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड में, एक्सेप्ट सिर्फ कुछ एक मैटर को छोड़कर कि आप वहाँ पर एग्रीकल्चर और जो प्लांटेशन के लिए जो लैंड है और प्रॉपर्टी है वो नहीं एक्वायर कर सकते। बाकी सारे राइट आपको एनआरआई के इक्वल मिलेंगे इकोनॉमिक फील्ड में, फाइनेंशियल में और एजुकेशनल फील्ड में। आप आगे देखिए कि अगर आप चाइल्ड भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर अगर चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो सारे के सारे राइट भी आपके एनआरआई से इक्वल ही होंगे। जैसे है कि एनआरआई कर सकता है वैसे भी आप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए अगर आपने जो है डोमेस्टिक एयरलाइंस का अगर आपने कोई भी बेनिफिट लेना है तो वो भी आपके जो है एनआरआई के इक्वल ही होंगे। जिस तरीके से उनको एक तरीके से आपको एक रेजिडेंट की तरह ही यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। जो भी टैरिफ वगैरह वो आपको दिए जाएंगे एयर फेयर के ऊपर भी, यानी आप अगर एयर से ट्रैवल करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको टैरिफ मिलेंगे। यहाँ पर आपके लिए जो फीस वगैरह है वो भी कम जो है चार्ज की जाती है। अगर आप किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जाते हैं उसको विजिट करने के लिए, तो एंट्री फीस भी आपसे जो है बहुत कम चार्ज की जाती है। आपको एक तरीके से डोमेस्टिक इंडियन विजिटर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो देखिए कुछ और राइट हैं जो आपको एनआरआई के पैरेलल जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। एक ये एंट्री फीस जो कि मैंने आपको बताया कि नेशनल मोमेंट अगर आप देखना चाहते हैं, नेशनल हिस्टोरिक साइट देखना चाहते हैं, म्यूजियम देखना चाहते हैं, तो जितनी फीस एनआरआई के लिए है जो कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उतनी ही फीस जो है आपके लिए भी यहाँ पर जो है चार्ज की जाएगी आपसे। कुछ एक जो प्रोफेशन अगर आप इंडिया के अंदर करते हैं तो इसके लिए भी अलग अलग एक्ट जो है वो पास किए गए हैं ओसीआई से रिलेटेड। तो वो जो है एक्ट आपको अलग अलग जो एक्ट हैं उनके अंदर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्स और फार्मास्यूटिकल्स इस तरीके के प्रोफेशन अगर आप यहाँ पर कैरी ऑन करते हैं, एडवोकेट, आर्किटेक्चर और चार्टर्ड अकाउंटेंट और टू अपीयर टू बी एन ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, अगर इन सब के लिए आप अपीयर होना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है इसके लिए अलग अलग जो एक्ट हैं उनके अंदर आपके लिए अलग अलग प्रोविज़न किए हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए अगर आप जो है इंडिया के अंदर कहीं भी रेजिडेंट के रूप में काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं तो आपको एक जो एफिडेविट देना पड़ता है इसके लिए, कि आपको बताना पड़ता है कि आप इस प्लेस पर इंडिया के अंदर यहाँ पर इस एरिया के अंदर रह रहे हैं। अगर मान लिया आप 5 ईयर्स के लिए इंडिया के अंदर रहने के लिए आए हैं तो आपको बताना होगा कि ये 5 ईयर्स के लिए आपको एफिडेविट देना होगा कि उस टाइम पीरियड के दौरान आप कहाँ पर रेजिडेंस लेने वाले हैं। ओनली इतना बताना होता है आपको और इससे ज़्यादा कोई भी फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि इसके अंदर जो है बताया गया है कि क्या आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है इंडिया को विजिट करने के लिए। एनआरआई को कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो इंडिया का सिटीज़न है। इसको ज़रूरत होती है जिसके पास ये फॉरेनर नेशनैलिटी है, लेकिन यहाँ पर जो है विदाउट वीज़ा ये लाइफ लॉन्ग जो है कितनी बार विजिट कर सकता है। क्या आपको लोकल पुलिस से जो है रजिस्टर कराने की ज़रूरत है? नहीं कराने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको कराना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको नहीं करवाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको तब कराना पड़ेगा यदि आप 180 डेज से ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप रुकने वाले हैं तो आपको पीआईओ को यहाँ पर करवाना पड़ेगा। कौन कौन सी एक्टिविटी जो है यहाँ पर की जा सकती हैं, तो देखिए कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर सभी एक सिटीजन को जो भी एक्टिविटी अलाउ होती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटी कर सकता है। यहाँ पर जो है जो भी वीज़ा के अंदर मेंशन होगी, जिस टाइप का वीज़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो मेंशन की जाएंगी। यहाँ पर आप जो है सभी एक्टिविटी कर सकते हैं, बजाय कि जो रिसर्च वर्क है उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। FRRO के थ्रू जो है आपको परमिशन इससे लेनी होगी। तो देखिए इसमें जो है इंडिया की सिटीजनशिप कौन एक्वायर कर सकता है, तो ये देखिए ये तो खुद ही अपने आप ही सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर एक्वायर करने के लिए आपको कम से कम 7 ईयर के लिए जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप एप्लीकेशन देने वाले हैं उससे इमीडिएट 7 ईयर जो है आपको इंडिया के अंदर स्टे करना जरूरी है। और अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर देखिए प्रोविज़न दिया गया था कि कम से कम जो है आपको आपके पास जो OCI कार्ड है वो 5 ईयर्स के लिए कम से कम होना चाहिए आपके पास, और कम से कम 12 मंथ का जो पीरियड है वो आप इंडिया के अंदर स्टे करना चाहिए आपको। तभी जो है आप इंडिया की सिटीजनशिप के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और तभी आप इंडिया के सिटीजन जो है वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये डिफरेंस इनके बीच में जो कंपैरिजन है वो यहाँ पर कवर होता है। उसके बाद हम आर्टिकल देख लेते हैं। वैसे तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आर्टिकल देख लेते हैं कि कौन से प्रोविज़न जो है हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर है। तो देखिए आर्टिकल जो 5 है इसके अंदर बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेंसमेंट है उस टाइम पर, जैसे हमने बात की थी 26 जनवरी 1950,
उस टाइम पर हमें जो है सिटीजनशिप कैसे लेनी है या कैसे किस टाइप से किस तरीके से जो वहाँ पर सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है कि कौन जो है उस टाइम पर सिटीजन कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। आगे 6th के अंदर बताया गया था कि राइट्स ऑफ सिटीजन, ऐसे सिटीजन के राइट जो कि इंडिया में माइग्रेट हो चुके हैं पाकिस्तान से, तो ये भी हम देख चुके हैं। आर्टिकल 7 के अंदर दिखाया गया है कि राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, यानी जो सिटीजन पाकिस्तान में जा चुके हैं, इंडिया से पाकिस्तान में जा चुके हैं, उनका राइट ऑफ सिटीजन क्या है, यानी किस तरीके से वो सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो ये भी हमने देख ही लिया था अपने चैप्टर्स के स्टार्टिंग के अंदर ही। आगे देखिए, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन वो आउटसाइड इंडिया के बाहर रह रहे हैं। तो हमने ये देखा था कि अगर 14 ईयर्स में से अगर 11 ईयर्स तक इंडिया के अंदर स्टे करते हैं तब भी वो बन सकते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारे प्रोविज़न हमने इसके अंदर देखे थे। तो उसके बाद देखिए आगे, पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेनर स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन। तो यहाँ पर अगर वॉलेंटरी किसी दूसरी कंट्री की अगर जो है वो सिटीजनशिप ले लेता है तो हमारी कंट्री की जो है वो क्या हो जाती है, फिर उससे डिप्राइव कर दिया जाता है उसको, इसलिए ये आर्टिकल 9 के अंदर दिया गया है। 10 में देख सकते हैं कंटिन्यूशन ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप, यानी सिटीजनशिप उसके अंदर सिटीजन को कौन कौन से राइट अलाउ किए गए हैं, कौन कौन से राइट उनके पास हैं, तो हमारा आर्टिकल 10 के अंदर दिया हुआ है। आर्टिकल 11 के अंदर आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के पास जो राइट है सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बनाने के, ये पार्लियामेंट की जितनी भी पावर है वो हमारी किसके अंदर दी गई है, ये आर्टिकल 11 के अंदर दी गई है। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो है ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और इसके लिए जो है अब ये पूरी की पूरी जो पॉलिटी है आपको पूरा अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट जो है वो क्लियर करवाई जा रही है। और ये जो है आप अपनी पॉलिटी की बुक अपने सामने खोल कर देख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, क्योंकि जो है एक एक पॉइंट आपको पूरा अच्छे से डिस्कस कराया जाता है। अगर आप इसको एक बार सुन लेते हैं वीडियो को और उसके बाद जो है अपनी पॉलिटी की बुक पर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपको एक तरीके से गाइड की तरह ये काम कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.